गाइस, 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? हाँ, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ओके, बोर्ड पे जैसे जो लेजिस्लेचर है, प्रीवियस लेक्चर के हिसाब से अगर कनेक्ट करें, और मैं अभी ना सिर्फ केंद्र की बात करता हूं, राज्य की अभी फिलहाल नहीं बात करूंगा। तो केंद्र के हिसाब से लेजिस्लेचर मतलब कौन कौन है लेजिस्लेचर में? ऑल एमपीज। ऑल एमपीज का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों से। टोटल मिला के लमसम कितने एमपी है? लमसम 800। ये जो 800 लोग होते हैं, ये 800 लोग क्योंकि किसी न किसी प्रकार के सदन में बैठते हैं और कानून बनाते हैं, इसीलिए इनको लेजिस्लेचर बोलते हैं। प्रीवियस लेक्चर से अगर कनेक्ट करें तो जब ये लेजिस्लेचर बन के तैयार होते हैं तो इन्हीं में से कोई सरकार बनाएगा ना। तो संवैधानिक तौर पे ऑफिशियली क्या लिखा गया है पहले वो देख लेते हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव, जैसे लेजिस्लेचर 2 दिन में पता भी चल जाएगा, और खाली लिख रहा हूं लेजिस्लेचर कानून बनाता है। बहुत सादी भाषा में एक बार के लिए बात कर रहा हूं कि कानून बनाता है मतलब क्या सर? मतलब ऐसा है कि ये लोकसभा ले लेता हूं, इस साइड लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि एक साइड सदन में एक बिल लेकर आते हैं, उस बिल पे सारे लोग अपनी बात चर्चा करते हैं, वो बिल ऐसे करके कुछ तो पास करते हैं, फिर वो पास होने के बाद इस सदन में आता है, इस सदन के बाद फिर वो प्रेसिडेंट का थप्पा लगकर कानून बन जाता है। तो ये 2 सदन मिलकर कानून बनाते हैं। सिर्फ उस पर चर्चा पानी, दुनियादारी, बिल्स, ये सब मैं पढ़ाऊंगा। आज टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट वाला केस है। फिर जब ये कानून बन जाता है तो इस कानून को एग्जीक्यूटिव हिंदुस्तान में अमल करता है। इसी एग्जीक्यूटिव में बहुत सारे लोग हैं, उसमें से एक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आज ये पढ़ाना और चर्चा दोनों करना है। एक है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सही है। अब यहां लिखा है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फिर लिखा है प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना। तो मैं यहां लिखता हूं पीएम और फिर यहां लिखता हूं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो मेरा सवाल है कि ये कहां से आते हैं? प्रीवियस लेक्चर में हमारी बात हुई थी कि लोकसभा में से नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये सब मंत्रिमंडल का हिस्सा बनते हैं, और उसी टाइम पीरियड में मोदी जी राज्यसभा में से भी कुछ लोगों को चुनते हैं और सारे लोग मिलकर एक मंत्रिमंडल तैयार करते हैं, जिस मंत्रिमंडल के प्रधान वो खुद है। इस वजह से वो मंत्रियों के प्रधान है, तो इसीलिए वो प्रधानमंत्री। गाइस, ऑफिशियली संवैधानिक तौर पे जिनका पहले पढ़ा हुआ है उनमें से कोई, जैसे ये एक होता है, ये भी एक होता है, तो ये कितने होते हैं? किसी को आइडिया? ओके, ऑफिशियली ऐसा है कि ये 15% ऑफ द टोटल एमपीज होते हैं हमेशा। हाँ, मैक्सिमम उतने होते हैं, मिनिमम मतलब एक से ही सरकार चल सकती है। और इसीलिए ऑफिशियली संविधान में ऐसा लिखा है कि ये 15% ऑफ टोटल एमपीज होते हैं। तो टोटल एमपीज 800 हैं, तो उसका 15% लमसम 120 एमपीज जो है ये मिनिस्टर बनते हैं। इसमें से एक मोदी जी हैं, बाकी 119 और मैक्सिमम इतने लोग शपथ ग्रहण कर सकते हैं। तो इसका फंडामेंटल क्या है? जैसे इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के बाद कोई भी एक पार्टी, कोई भी एक अलायंस ने ये घोषित किया कि सरकार हम बनाएंगे। उसमें से इस बार अभी हिंदुस्तान में एनडीए की सरकार है, तो एनडीए की सरकार ने अपनी पार्टी का लीडर नरेंद्र मोदी को चुना है। और द्रौपदी मुर्मू के पास गए और बोला कि ये रही मैडम जी मेरी बहुमत। मैडम जी ने बहुमत देखा, बोला बिल्कुल साहब ठीक है, आइए शपथ ग्रहण कीजिए, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उस दिन वो गवर्नमेंट के हेड हो गए, और उस दिन के बाद उनको क्या बोलते हैं? साहब 119 लोग और चुन लीजिए मैक्सिमम। आप अकेले चलाना चाहे तो सारी मिनिस्ट्री मिलाकर चला दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, पर मैक्सिमम 119 चुन लीजिएगा, क्योंकि वो 15% ऑफ द टोटल एमपीज ये संविधान में लिखा है। तो मोदी जी फिर चुनना शुरू करते हैं 119 लोग।
उस 119 लोग में जब भी ऐसे करके चुन लिया, ये 119 लोगों में हर एक को पोर्टफोलियो अलॉट किया। तो किसी को 2 पोर्टफोलियो, किसी को 1 पोर्टफोलियो, किसी को 4, खुद ने 1-2 और रख लिए। वो एडहॉक होता है, वो संविधान में नहीं लिखा है कि एनडीए आपस पे जब बच्चों में, लोगों में मिनिस्ट्री बांटेगी तो कौन कितना मिनिस्ट्री बांटेगा। वो कोई कितना भी मिनिस्ट्री बांट सकता है, वो कोई कन्फाइन नहीं है। बट लिखा ये है कि द्रौपदी मुर्मू जी मोदी जी के अलावा 119 लोगों से ज़्यादा को शपथ ग्रहण नहीं कराएगी। और जब उनका शपथ ग्रहण होता है, सुनना ध्यान से, मोदी जी ने आज शपथ ग्रहण कर लिया तो मोदी जी ने क्या बोला, मुर्मू जी 4 दिन का टाइम दीजिएगा। 4 दिन ऐसा कोई लिखा नहीं है, 2 दिन दीजिएगा, 5 दिन दीजिएगा, मैं अपनी टीम तैयार कर लेता हूँ। तो बोले हाँ सर, हाँ सर, टीम तैयार कर लो। मोदी जी ने टीम तैयार की। एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि 115 लोगों की ही टीम तैयार की। वो इन्फॉर्म कर देते हैं, मैडम 115 लोग शपथ ग्रहण करेंगे। तो बोले हाँ ठीक है, बुला लीजिए। फिर 115 लोग जाते हैं, उसमें से पहले अमित शाह उठ के आते हैं। तो बोलते मैं अमित शाह ये शपथ लेता हूँ। उस शपथ में लिखा ही नहीं होता है कि वो होम मिनिस्टर बनेंगे, सिर्फ शपथ लेते हैं 115 लोग। फिर मोदी जी घर जाकर उनको अलॉट कर देते या घर से पहले ही बता देते, तू जा रहा शपथ लेसे ने एना पछी तू होम मिनिस्टर बनी जाए। हाँ भाई, तो पोर्टफोलियो मोदी जी अलॉट करेंगे, पर शपथ ग्रहण वो 110, 115, 119 मैक्सिमम लोग शपथ ग्रहण करके और हिंदुस्तान में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन के तैयार हो जाएंगे, जो पूर्ण रूप से एग्जीक्यूटिव होंगे। तो ये क्या रोल प्ले करते हैं सर, जब सदन से कोई बिल पास हो गया तो बिल पास हो जाने के बाद उसकी अमल करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, और यही सरकार है। ये चयन किए हुए सरकार है। 1-2 दिन में पढ़ा दूंगा कि इनका भी चयन होगा और ये सरकार बनेंगे। ये भी सारे चयन हुए, चुनाव हुआ है ना। They've all been elected to be a part of the executive, but we have permanent executives also, जिनका मेंशन संविधान में नहीं है, और इसी को हम बोलते हैं ये भी एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट होता है, बट ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। आईएएस, आईपीएस वगैरह। मान लो अब अगर मुझे अभी कोई पूछ ले कि ऑफिसर मतलब कौन से क्या प्रकार, तो आज अपने गुजरात में तो वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट सबसे प्रशासनिक तौर पे अगर कोई बहुत छोटे सिरे में पढ़ने पढ़ाने के लिए बोले तो ऑफिसर्स फिलहाल गुजरात की खाली बात कर रहा हूँ। तो गुजरात में कैसा है, यूपीएससी एक एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। उस एग्ज़ाम के तहत, मैं सिविल सर्विसेज की खाली बात कर रहा हूँ, यूपीएससी जब सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम कंडक्ट करता है तो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के तहत गाइस आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज वालों को कौन सा ऑफिसर बोलते हैं? थैंक यू। ऑल इंडिया सर्विसेज, इसमें आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज वाले होते हैं, यूपीएससी के थ्रू बनते हैं। उसके अलावा सेंट्रल सर्विसेज, ये क्या होता है सर, इसमें इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज वाले आते हैं। इतनी डिटेल में जा नहीं सकता, बट एग्जीक्यूटिव को खाली हल्का इलैबोरेट करके छोड़ रहा हूँ क्योंकि किताब के पन्नों में बीच बीच में आता रहेगा। तो अब कैसा हो जाता है, तो सर आईएएस, आईपीएस और आईआरएस में ऐसा क्या फ़र्क होता है? ऐसा है, ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज वाले होते हैं इनको कार्डर अलॉट होता है। तो जब कार्डर अलॉट होता है तो हर आईएएस को एक कार्डर अलॉटेड है। आज गुजरात में जितने आईएएस हैं वो सबको गुजरात कार्डर अलॉटेड है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो दूसरे कार्डर से कुछ दिन के लिए गुजरात आए हुए, बट उनके नाम के आगे कार्डर तो होगा ही होगा। पूरा जीवन वो गुजरात में व्यतीत करते हैं, मोर ऑफन देन नॉट। अगर पसंद आता है दिल्ली में तो उनको दिल्ली ले लिया जाता है, क्योंकि इसका फंडामेंटल आप समझो, केंद्र सरकार ने एक एग्जाम कंडक्ट की, उसके तहत आईएएस, आईपीएस बन के तैयार हुए। तो फिर क्या हुआ, राज्य सरकार को भेज दिए गए कि हाँ भाई ये बंदे हैं, हम आपको भेज रहे हैं, राज्य अच्छे से चलाइएगा, टकाटक, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वो सारे अफसर राज्य चलाते हैं बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। उस दौरान क्या होता है कि केंद्र नहीं भेजा है तो केंद्र क्या बोलते हैं, अरे भाई 10-20 दिल्ली भी भेजो यार, दिल्ली में भी होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये सब है, तो वहाँ के आईएएस, आईपीएस कैसे होंगे? तो वो लोग सब केंद्र में भी आकर काम करते हैं, पर अपने करियर की शुरुआत वो लोग उस राज्य में ही करते, और अगर ऐसा हो सकता है कि करियर का अंत राज्य में ही हो जाए। वेराज ये वाले जो सेंट्रल सर्विसेज हैं, इनके साथ कैसा होता है कि अभी इनकी सूरत पोस्टिंग है,
तो ऐसा हो सकता है कि अगला कलकत्ता पोस्टिंग ले ले, परसों जम्मू पोस्टिंग ले ले, तरसों कन्याकुमारी पोस्टिंग ले ले। ये सेंट्रल सर्विसेज वाले हैं। ये जो बंदे होते हैं ऑफिसर क्लास में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाले ऑफिसर्स होते हैं जो एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट होते हैं, और ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। इसके अलावा स्टेट में जीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है, क्लास 1 और क्लास 2, जिसके बारे में आप जानते हैं, बराबर है। इसके अलावा गुजरात सरकार की एक और संस्था है, जिस संस्था का नाम GSSB है। लोग इसको जीपीएससी क्लास 1 क्लास 2 बुलाते हैं, इसको गुजराती मीडियम में लोग गौण सेवा बुलाते हैं, या GSSB। ये तो नाम सुना ही होगा, होता है हमारे साथ। मैं बताया था ना एक बार, साहब शू भणाવો છો? मैं तो यूपीएससी वाला ने तलाटीનું કંઈ કરાવતા હોત તો। यूपीएससी वालों को तलाटी का कुछ पढ़ाते होते तो। तलाटी और यूपीएससी में फ़र्क है, तो वही तो बोल रहा हूँ। लोकल लेवल पर इसकी कीमत बहुत है। ये सारे लोग मिलाकर एक तंत्र बन के तैयार, ये सिर्फ सिविल सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं। ये परमानेंट बंदे, ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। ये यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, इनको निकाला किया, इनका पूरा सिस्टम अलग होता है। ये एग्जीक्यूटिव होता है, ये डेमोक्रेसी में सेकंड पिलर है और थर्ड। अच्छा, अभी उसी वक्त जो बात आपने रखी थी, तो कैसा है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ अटॉर्नी जनरल आता है। ये अटॉर्नी जनरल कौन होता है? पढ़ाना है वैसे तो, जब आप फ्लो चार्ट में देखेंगे तो जुडिशरी में सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट में एक पोस्ट है। आप ये मान के चलिए, भारत सरकार के खिलाफ हिंदुस्तान में हर दूसरे कोर्ट में केस चल रहा है। एक फैक्चुअल बात बताता हूँ, मतलब स्पीकिंग इन गुड इंग्लिश, द बिगेस्ट लिटिगेंट या द मैक्सिमम लिटिगेशंस अगेंस्ट somebody within the boundary of India is against the government of India. सबसे ज़्यादा केसेस उन पे फाइल है, ये उनके ऑफिशियल वकील है, सरकार इनको पगार देती है। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ये सरकार के लिए लड़ते हैं। आप इनको सरकारी वकील मत बोलिएगा, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं। सरकारी वकील तो ये हैं ही, पर ये सरकार के वकील हैं। ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है, ये बताना था। और इसके अलावा जुडिशरी होता है। तो हम लोग जब ऐसे ही बात करते हैं तो कैसा है कि 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी है। उस केस में अगर मान लो डायग्राम खाली बनाना हो तो ये कुछ इस तरीके से तैयार होता है। ये 3 पाए हैं जिस पे हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी टिका हुआ है। एक भी पाया इधर उधर हुआ, डेमोक्रेसी का फॉल आएगा। जैसे क्या रोल, ओके, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जस्ट सेइंग कि मान लो लेजिस्लेचर ने ये पास कर दिया कि इंडिया में रेप लीगल है, तो एग्जीक्यूटिव के साथ कैसा हो जाएगा? वो क्वेश्चन नहीं कर सकता है, क्योंकि कागज पे थप्पा लग के उनके पास वो लिख कर आया है। जैसे ही वो ये बिल रखेंगे ना सदन में कि रेप लीगल है, सबसे पहले ये आ जाए, हेलो 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 हेलो, क्या? सो दे कीप अ चेक ऑन द लेजिस्लेचर कि यू कांट पुट प्रेजेंट सच बिल्स इन द पार्लियामेंट। नो, मान लो कोई जेन्युइन सा बिल रखा हो, बिल पास हो गया, ये बहुत ही यूनिक तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे जैसे अभी सूरत में ही कल परसों की बात है, एक IAS है यहाँ पर, एक फीमेल IAS है। कल उनको गुजरात हाई कोर्ट ने पेशी करवाई है अपने पास। वो मैम ने कोई एग्जीक्यूटिव काम करते वक्त किसी चीज़ में कोई गैप लगा है इनको, तो उनको बोला कि कोर्ट आ जाना, हाई कोर्ट, ये मेरे हिसाब से काम ठीक नहीं किया है। तो ये चेक रख रहे हैं। जैसे सेम केस में इन पे भी ये लोग चेक रखते हैं।
कि अगर ये कोई भी तरीके का कानून पास कर देते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, फांसी की सज़ा सुना दी, आप इनको कॉल करते हैं, ये माफ़ कर सकते हैं, क्यों? कल को सबको सुनाने लग जाएगा। तो इन पे भी चेक है। जैसे ये कुछ कर रहे हैं, ये लोग मिल के एक बिल पास कर देंगे, कल से सुप्रीम कोर्ट की जज की पगार 0। हाँ तो 0, क्यों? कानून है ना भाई। तो तीनों एक दूसरे पर किसी न किसी प्रकार का चेक रखते हैं, चेक एंड बैलेंस, और वही डेमोक्रेसी है। तो उस केस में हम अभी प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं। तो अगर तू द यूनियन एग्जीक्यूटिव इज दिस, इफ यू सी वेरी नाइसली, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट, इज द फर्स्ट सिटीजन, वगैरह वगैरह वगैरह। आर यू विथ मी? तो ये दो बातें अपने को बेसिक लेवल पर आइडिया होना चाहिए कि क्या हो रहा है। आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हम लोग जैसे प्रीवियस लेक्चर में जब पढ़ रहे थे, तो मुझे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आज कंप्लीट कराना है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आज कंप्लीट कराना है। तो जैसे सुनते हैं, जैसे ये कैसे तैयार हुआ था वो बात हमको समझनी पड़ेगी। गुजरात का एग्जाम्पल रखें। ओके, बोर्ड पे थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। गाइस थोड़ा और जूम इन करना पड़ेगा। सुनते हैं, इलेक्शन में क्या करा रहे हो सर? पहले मैं दो चीज़ों पर ध्यान दिलवा रहा हूँ। I am not very sure whether the Lakshmikant that you use has this table or not. I've just brought it. I think the latest edition must be having. बोर्ड पे वो बाद में देख लेंगे। बोर्ड पे बच्चों 1971 के सेंसस के हिसाब से गुजरात की आबादी इतनी है, 2,66,00,000। और उस टाइम पीरियड में गुजरात में 182 MLA की सीट है। प्रीवियस लेक्चर में 182 सीट्स है, इसकी हमारी बात हो गई थी। आज हमको 1971 के सेंसस के हिसाब से 2.66 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं। बोर्ड पे 2,66,00,000 लोग यहाँ रहते हैं और 182 सीट्स हैं। तो ना आंसर आया है 147 अगर यहाँ पर। तो मेरा एक क्वेश्चन है, तो ये 147 क्या दर्शाता है? हाँ, चल एक काम करता हूं, इंटू 1/1000 तभी 147 आएगा। यही आंसर है। आप अगर अपने मोबाइल पे कैलकुलेटर पे डबी डालोगे तो आप बोर्ड पे देख लेते ना, 1 2 3 1 2 3 1000 से डिवाइड किया। अगर 26600 डिवाइडेड बाय 182 करते हैं गाइस तो 147 आता है। तो ये 147 क्या बताता है पता है? बताओ। इतने लोग पर एक एमएलए है। तो एक्चुअली में ये तो ये बताता है ना कि इतने लोग पर एक एमएलए है। तो हमने क्या किया, क्योंकि आबादी ज्यादा है तो हर जगह ना 1000 से इसको डिवाइड कर दिया है, तो ये कट गया। तो फिर क्या है कि
इतने लोग पर एक एमएलए आ गया। अब मैं ना शब्द का प्रयोग चेंज कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है पता है? गुजरात के एक एमएलए की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट की कीमत 147 है। क्यों? क्योंकि आबादी के हिसाब से इतने एमएलए हैं। आर यू विथ मी? सही है। अब एक दो जगह चेक कर लेते हैं। जैसे गुजरात के बाद कोई भी, ये रहा उत्तर प्रदेश, ये रहा उत्तर प्रदेश 403। 1971 में वहां की आबादी 8.5 करोड़ थी। तो उत्तर प्रदेश के एक एमएलए के वोट की कीमत 208 है। तो बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है ना, कि जिस भी राज्य की आबादी ज़्यादा होगी उस राज्य के एमएलए की वोट की कीमत ज़्यादा होगी और जिसकी कम होगी कम। और बोर्ड पे यही देखकर हमको समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ पर ऐसे करते देखते जाए तो यहाँ पर एक 8 भी दिखता है। तो मिजोरम में टोटल 40 एमएलए हैं और एक एमएलए की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट की कीमत सिर्फ 8 है, और उसी केस में गुजरात की 147 है। कैलकुलेशन समझ आ रहा है? कैलकुलेशन समझ आ रहा है? तो अब क्या बता रहे हो सर? बता ये रहा हूं कि एक सेकेंड, बता ये रहा हूं बोर्ड पे दैट द वैल, अच्छा सॉरी बच्चों, हिंदुस्तान में 4033 एमएलएज है। बच्चों उस टाइम पीरियड में हिंदुस्तान की टोटल आबादी इतनी थी। तो बच्चों सारे एमएलए मिला के जो हिंदुस्तान में टोटल उनके वोट की कीमत है वो 5,43,231 वोट है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? कोई भी एक राज्य से भी इसको समझा जा सकता है। एक राज्य की आबादी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एमएलए अपॉन 1000 इसीलिए करना पड़ेगा क्योंकि आप करोड़ को एक नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। 3 करोड़ को 180 से डिवाइड करेंगे तो नंबर तो 1.5 लाख आ जाएगा ना। तो इसीलिए उस 1.5 लाख जैसा ना हो, इसीलिए डिवाइडेड बाय 1000 भी करते हैं ताकि एक पैरिटी में एक एस्टिमेटेड नंबर में एक इक्वालिटी आ जाए। आप समझ पा रहे हैं? तो उस केस में 147 खाली दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ये 267, यही 267 का आगे है, यही 10080, यही 10080 है। एक्चुअली डिवाइडेड बाय 1000 ही हो गया ना, गणित तो सेम है। दिस इंटू दिस इज दिस ओनली, सो दिस डिवाइडेड दिस इज दिस ओनली। तो इसीलिए गुजरात की आबादी अगर उस टाइम पे 26697 है, आप ये मान के चलो ना कि गुजरात में टोटल एमएलए की वोट 26664 है। इसमें इतना रॉकेट साइंस क्या है? सही है। बोर्ड पे टोटल मिला के 5,43,231 है। ये टोटल एमएलए के वोट्स है। अब इस क्लासरूम को डिवाइड करते हैं। इस साइड जितने बैठे ये एमपी, इस साइड जितने बैठे आप एमएलए। आप लोग एमएलए जब बने तो आप लोग आबादी के हिसाब, पूरे हिंदुस्तान की आबादी के हिसाब से आप एमएलए बन के तैयार हुए। पर भाई आप एमएलए हिंदुस्तान की आबादी से बन के तैयार हुए तो, लेकिन एमपी भी तो आबादी के हिसाब से ही होता है। तो अगर टोटल, ध्यान से, अगर टोटल एमएलए के आबादी के हिसाब से सब मिला के टोटल वोट अगर 5,43,000 है तो बाय डिफॉल्ट एमपी का भी 5,43,000 ही होगा। सही है। तो अगर मैं आप दोनों को वोट डालने के लिए बुलाऊं ना, और मैं राष्ट्रपति पद का अगर दावेदार बन रहा हूं तो 543 और 543 मिल के टोटल बनेगा, और इतने वोट किसी राष्ट्रपति को होने चाहिए। सही है। तो कैसा होता है कि एमपी में ये वाला कैलकुलेशन नहीं आता। एमपी के लिए एक बुद्धिमानी कैलकुलेशन करते हैं। क्या कैलकुलेशन करते हैं सर? बोर्ड पे जैसे टोटल एमपी लोकसभा के 543 है और राज्यसभा के 233। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा और प्रीवियस लेक्चर के हिसाब से देखे तो हमने पिछले लेक्चर में वैसे भी नॉमिनेटेड मेंबर्स निकाल दिए थे। तो राज्यसभा के तो 238 ही हो गए, 5 सीट प्लस माइनस है, वो एक चर्चा है, वो करेंगे बाद में। 233 इधर की है, टोटल मिला के 543 उधर की है, 2 का कुछ प्लस माइनस है, मिला के टोटल 776 सीट्स है। तो क्या किया है पता है?
ये वाला देखो 543231 डिवाइडेड बाय 776 इज इक्वल टू बच्चों 700 आया है। मतलब वैल्यू ऑफ वोट ऑफ 1 MP, हाँ कि ना? तो क्लास में 700 700 700 700 700 700 ऐसे करते करते टोटल 773 है कि 6 है? ठीक, 776 लोग बैठे हैं, तो 776 इंटू 700 अगर कर देंगे तो 5,43,000 आ जाएगा। सेम केस में इधर, पर आ बाजू लोचो छेला। गुजरात, यूपी, मिजोरम सब एमएलए हैं पर अलग अलग राज्य के। तो ये लोग मेरे को क्या पूछते हैं, सर ये मैडम का वोट 700 का है, दुबई एमपी है, पर मेरा तो 147 ही है, गुजरात में उतना ही होगा। पीछे यूपी वाला उसको क्या चिढ़ा रहा है पता है, मेरे 208 है, वो पीछे मुड़ रहा है, तो मिजोरम वाला तो देख भी नहीं रहा, उसके तो टोटल 8 है। एमएलए के वोट अलग अलग होंगे, एमपी के वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ लोकसभा और राज्यसभा सेम होंगे। और आप लोग दोनों प्रीवियस लेक्चर के हिसाब से राष्ट्रपति पद के लिए वोट करने के लिए आएंगे। कोई भी आदमी, मैं और ये बेंच यहाँ पे जो भी, हम दोनों अगर पद, इसने डाला 700, 147, 208, जो जैसा डालेगा टोटल मारेंगे, और टोटल मारने के हिसाब से फिर इलेक्शन होगा। अभी पढ़ाना बाकी है, पर जस्ट से समझ आ रहा है। तो 1971 के सेंसस के हिसाब से राज्यों का टेबल बन के तैयार हो गया, और राज्यों के टेबल की गणित के हिसाब से हर एमपी के वोट की कीमत आ गई। जैसे इसी को अगर ऊपर दिखाना है तो आप 2 मिनट का टाइम लेकर ऊपर ये बात समझ लीजिए जो भी लिखा है बोर्ड में। ये बात समझ आ रही है क्या? हर बात को समझिएगा, और कोई भी बात नहीं समझ आए तो आई एम ओपन टू सॉल्विंग। वैल्यू ऑफ वोट आप देख लीजिए, कोई भी नहीं समझा मैं समझा सकता हूँ। अभी भी 1971 के सेंसस के हिसाब से। थैंक यू। अभी भी 1971 के सेंसस के हिसाब से होता है। वैल्यू बढ़ जानी चाहिए ना, वैल्यू बढ़ जानी चाहिए ना, अगले साल बढ़ जाएगी। एक क्वेश्चन है, जैसे इलेक्शन जीतना हो तो फिर कितने वोट पर इलेक्शन जीत जाएगा आदमी? हाँ, थैंक यू। जैसे सही है, तो सर फिर वोटिंग होती कैसे है? पर पहले वो वाली अंग्रेजी बता देते। अच्छा चलो पहले वोटिंग देख ले वोटिंग। ये बात समझ आ गई है? क्लास को डिवाइड करके एक और बार रिपीट कर देता हूँ। ये गुजरात के एमएलए है, हर एमएलए की वोट की कीमत 147 है। गणित कैसे आ रही है वो समझ आ रहा है? पीछे यूपी के एमएलए बैठे, 208 वोट की एक कीमत है। पीछे मिजोरम के बैठे, सॉरी इसमें बुरा क्या है, एमएलए तो एमएलए होता है, 8 की कीमत है। ये लोकसभा के भी एमपी हैं तो 700 वोट,
राज्यसभा के भी है तो 700 वोट। एमएलसी कल के लेक्चर में बात हो गई थी कि एमएलसी तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट करता ही नहीं है, क्योंकि अगर एमएलसी बिठाते तो 5 राज्य 6 राज्य के ही एमएलसी बैठे होते, तो फिर तो वही लोग जिता देते, फिर वही राज्य डिसाइड करते ना कि राष्ट्रपति कौन बनेगा। तो ऐसा तो अनइवननेस तो हो ही नहीं सकता है गेम में। फिर अब इलेक्शन कैसे होता है सर? जैसे 2 शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे गाइस किताबों में, जैसे अभी वी आर अ लिटिल न्यू, तो एक इलेक्शन हिंदुस्तान में डायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है सर? बोर्ड पे अगर 100 लोग वोट कर रहे हैं, सॉरी, ये ना कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये वोटिंग होती है, मतलब सारे वोटर गिनो, सुनो, सारे वोटर गिनो। जैसे सूरत, ओके, सूरत में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन आया, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हिसाब से ये शहर तो ठीक ठाक बड़ा है। तो शहर अगर ठीक ठाक बड़ा है तो शहर में अलग अलग जगहों पर बूथ बनेंगे, अलग अलग जगहों पर बूथ बनेंगे, और बूथ पे जाकर आप, मैं, हर आदमी अपना वोटर आईडी दिखा कर वोट देगा। तो एग्जांपल ले रहा हूं कि इस शहर में अगर 10 लाख वोटर्स है, 10 लाख वोटर्स में किसी भी एक को 5 लाख प्लस 1 वोट मिले, तो डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब है पब्लिक ने डायरेक्ट वोट करके आपको जिताया है। तो वो बंदा जब जीत जाता है तो उसको हम लोग फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं, कि भाई पोस्ट आ रहा था उसमें फर्स्ट आप पास कर गए। डायरेक्ट इलेक्शन सादा, जो आज के दिन में हिंदुस्तान में लोकसभा के एमपी और एमएलए के लिए होता है। सही है। इसका प्रोसीजर भी 2 लाइन में बता देता हूँ, वैसे तो पढ़ाना है आगे, बट जैसे ये सर एमपी का इलेक्शन कैसे होगा, एमपी का ही खाली एग्जांपल है। एमपी का इलेक्शन कैसे होगा भाई? जैसे अनाउंस हो गया कि 28 नवंबर को सूरत में एमपी का इलेक्शन है, तो 1 नवंबर तक जिन जिन को एमपी के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, वो सारे लोग इस शहर के जो कलेक्टर होते हैं उनके पास जाकर अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करना होता है। उसमें अपने बारे में सब कुछ बताना करना ये होता है। तो बीजेपी पार्टी के भी कोई जाते हैं नॉमिनेशन पेपर फाइल करने, तो कलेक्टर साहब देखते हैं, उनको लगता है हाँ ठीक है सर, डन, थैंक यू, आप इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के बीजेपी पार्टी के कैंडिडेट हो गए। ऐसे ही कलेक्टर के पास कांग्रेस के भी जाते हैं। ऐसे मैं भी गया, मैं कहा साहब मारे इलेक्शन लड़ू है, तमें कौन, कोई पार्टी? मैं कह दूँ नहीं, इंडिपेंडेंट। तो दिखाओ कौशल भाई आपके कागज, तो मेरा नॉमिनेशन पेपर फाइल कर देते हैं। तो मैंने कहा सर वो चिन्ह वगैरह कुछ, एक का कमल है, एक का हाथ है मेरा, तो ले आप ये कलम रख लो। मैंने कहा ठीक है, तो वो डन कर देते हैं। 28 तारीख को इलेक्शन है, तो पूरे शहर को अलग अलग बूथ में बांट देते हैं। सारे लोग अपने अपने घरों से निकल के जाते और बूथ पे आपको सिर्फ चिन्ह दिखते हैं। अपने राज्य में तो एक ही चिन्ह है, तो आदमी का नाम नहीं लिखा होता है, तो कमल लिखा होता है, कौन पढ़ता है? नाम लिखे होते, चिन्ह होते, तो आप बटन दबाते हो। 28 तारीख को इलेक्शन खत्म हो जाता है। 4 दिन 5 दिन बाद काउंटिंग होती है। काउंटिंग में शाम को सब काउंट हो जाने के बाद ये पता चल जाता है कि भाई बीजेपी पार्टी से CR पाटिल को बाकियों के मुकाबले सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। तो डायरेक्ट इलेक्शन के तहत कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन हुआ था, और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में लोकसभा के MP CR पाटिल है, ये इस शहर के कलेक्टर उनको प्रमाणित करते हैं। एक इनडायरेक्ट इलेक्शन भी होता है, और यही अभी पढ़ाना है। ये नाम दाखिल करने के लिए कोई फिक्स
से कितने लोग जाते होंगे? नाम दाखिल करने के लिए फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता तो कितने लोग जाते होंगे? इतना बड़ा कागज मांगते हैं ना मैडम नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के लिए कि सूरत से आधे लोग तो पक्का कच्चे के चक्कर में फाइल नहीं करते। आपको सब कुछ बताना पड़ता है। 10th में मार्कशीट, 12th ની માર્ક્સ, કોલેજમાં હું કર્યું, ગ્રેજ્યુએશનમાં શું છે, शादीशुदा છે, क्या रे, पक्के में कितना पैसा है, घर कितने का है, लोन ले रखा है क्या, एफआईआर फाइल है, बीवी के पास कितना है, बच्चे के नाम पे क्या है। और ये जब आप फाइल करते कलेक्टर के पास नॉमिनेशन पेपर फाइल करते तो ये आइटम पब्लिक डोमेन में जाता है। इस शहर में कोई पढ़ता देखता नहीं है वो एक अलग बात है, पर आप चाहो तो हिंदुस्तान के किसी भी एमपी का कोई भी पक्के का पर्चा आपको पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होता है देखने के लिए। तो इसीलिए बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं। कौन सब बताना चाहेगा? यहाँ तो लफड़ा यही है कि सब छुपाना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग आते हैं फाइल करने के लिए, कलेक्टर उसका असेसमेंट करते हैं, उसके बाद वो चाहे तो नॉमिनेशन खारिज कर सकते हैं। वो चाहे तो नॉमिनेशन खारिज कर सकते हैं। अपने शहर के साथ एक बहुत ही यूनिक केस हुआ था इस बार के लोकसभा के इलेक्शन में। मुकेश दलाल ने बीजेपी के तहत नॉमिनेशन पेपर फाइल किया। हुआ ये कि 5-7 लोग और फाइल करते हैं, कांग्रेस के भी करते हैं, XYZ इंडिपेंडेंट आ बुद्धू था। आज नॉमिनेशन पेपर फाइल करने का लास्ट डे था तो मुकेश दलाल ने कर दिया। मुद्दा इस बात का है कि कांग्रेस करती तो कांग्रेस ने किया तो कलेक्टर अग्री कर गए तो कांग्रेस का कैंडिडेट भी फाइनल हो गया। और तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां तो सूरत कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई था ही नहीं, टोटल 2 ही कैंडिडेट थे। कांग्रेस ने 1-2 दिन बाद वो कैंडिडेट ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। तो सूरत से इलेक्शन में एक ही आदमी खड़ा था। तो अगर इलेक्शन कमीशन को फोन करके उस मशीन पे नाम डलाते तो एक ही बटन होता। तो लोग क्या बोल रहे थे, जैसे एक और बटन होता है नोटा का, नन ऑफ द अबव, उसका एक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि एक बटन है बीजेपी का, एक बटन है कांग्रेस का, ऐसे ही करते करते नोटा का भी बटन होता है। तो लोग ये बोलते हैं कि जैसे सर मान लीजिए कि बीजेपी को 10 वोट मिले और नोटा को 50 वोट मिले, कांग्रेस को मान लीजिए 8 वोट मिले, एक्स पार्टी को अगर 5 वोट मिले, तो सर नोटा जीता ना। अपने देश में अभी एक कानून है, उस कानून के तहत ये है कि नोटा की वैल्यू वैसे नहीं है, सिर्फ लोकतांत्रिक तौर पे आपको कोई पसंद नहीं आ रहा जो चॉइस दे रखी है, इसीलिए आप नन ऑफ द अबव का बटन दबा रहे हैं। बट जब गिनती होगी तो नोटा निकाल के गिनती होती है। तो नोटा निकाल की गिनती में इन तीनों की गिनती होती है। मैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में वैसे भी बीजेपी ही जीता। फिर 3માંથી જેનો વધારો છે, નોટા ગણાતો જ નથી गेमમાં। तो इसीलिए चक्कर ये हो गया था कि पूरे ईवीएम में फिर एक ही बटन होता। तो फिर इलेक्शन होने से पहले ही मुकेश दलाल को सूरत से बीजेपी के एमपी घोषित कर दिए थे। तो इंग्लिश में उनको बोलते हैं अनअपोज्ड और गुजराती में लोग बोलते हैं बिन हरीफ। So he is a rare case in the country, and ours is a city with a rare case in this country. लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान की सबसे सेफेस्ट सीट में आती है। मोदी जी के भी खिलाफ कोई खड़ा होता है पर सूरत में कोई खड़ा नहीं होता है। Apparently, C.R. Patil won from Navsari with one of the highest margins on planet Earth. तो मतलब जो खड़ा भी था C.R. पाटिल के खिलाफ, वो डिस्टेंटली सेकंड थे। तो C.R. पाटिल भी सोच रहे होंगे, मेरे को बिन हरीफ मिलता कितना बढ़िया लगता। तो उनका शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम वाम भी गया था C.R. पाटिल साहब का, द हाईएस्ट एवर मार्जिन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो सूरत की, इसीलिए तो मैं यहाँ के लोगों को बोलता हूँ, आपको तो पता ही नहीं है ना और क्या होता है, दूसरी क्या पार्टी होती है, सरकार भी कुछ होती है क्या।
ऑपोजिशन नाम का कोई आइटम होता है क्या? ऐसा सब यहाँ नहीं होता। यहाँ कीचड़ भी तो बढ़ रहा है, वो तो मैं जान रहा हूँ। सो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। यही इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रेसिडेंट का होता है गाइज, अभी पढ़ाना है। क्या होता है सर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में? प्लीज बोर्ड पे। जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, तो कैंडिडेट्स में मैंने लिखा मुर्मू जी। फिर हमने पूछा और कोई कैंडिडेट, तो यशवंत सिन्हा जी खड़े हुए। हमने कहा और कोई कैंडिडेट, तो कोई ए खड़े हुए और कोई कैंडिडेट बी खड़े हुए। एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 4 कैंडिडेट खड़े हो गए। अब ये लोग जो है, मैं यहां लिखता हूं वोटर्स, तो वोटर्स में कैसा हो जाएगा? एमपीज और एमएलएस। हाँ, मैं यहां लिख रहा हूं MP1, MP2, MP3, ऐसे करते करते MP800। तो फिर ऐसे में ही MLA1, MLA2 करते करते, सही है। तो हमने कहा कि आइए वोट दीजिए। आपको क्या करना होता है? आपके पास 2 ऑप्शन है। आपको सबकी नंबरिंग देनी होती है। तो MP1 ने क्या किया? उन्होंने मुर्मू जी के नाम के आगे 1 लिखा, यहां 2 लिखा, यहां 3 लिखा, यहां 4 लिखा, कि मेरे हिसाब से इन चारों कैंडिडेट्स में से हमारी इच्छा ये है कि मुर्मू जी बननी चाहिए, और अगर वो नहीं बनी तो यशवंत जी, वो नहीं, ऐसे करके। इसी को पर्ची पर बैलेट पेपर, जैसे सीक्रेट बैलेट का कॉन्सेप्ट होता है। मतलब क्या सर? एक पर्ची दी रहती है, उसमें आप नंबरिंग करते हैं, कैसे जाते देख, उसमें डालना होता है। सीक्रेट बैलेट का कॉन्सेप्ट होता है बोर्ड पे। उसी केस में MP2 आए, उन्होंने बोला कि ये मेरे 1 होने चाहिए, ये 2 होने चाहिए, ये 3, ये 4 होने चाहिए। फिर ये आए, इन्होंने बोला ये 1 होने चाहिए, ये 2 होने चाहिए, ये 3, या ये 4 होने चाहिए, ये 3 होने। ऐसे करते 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 सारे लोग वोट देते हैं। उसमें गाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 बातें। पहला, ये लोग चाहें तो चारों नाम लिख सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, हमारी तरफ से एक ही चॉइस है। ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आइदर यू फिल ऑल द नेम्स और यू हैव एन ऑप्शन टू फिल 1 ऑल्सो एंड कैन लीव एवरीथिंग ब्लैंक। ऐसे करते करते टोटल आता है, फिर टोटल किया जाता है। बोर्ड पे ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि यहाँ पर ये भाई साहब को 1 है, और ये 2 है, ये इन्होंने 3 दिया है, ये 4 दिया है, तो ये सब के टोटल आते हैं। इन सब के टोटल में आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, रैंडमली आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, कि इनको 200 वंस आए हैं, इनको टोटल मिला के 110 वंस आए हैं, इनको मिला के टोटल 90 वंस आए हैं, और इनको मिला के टोटल 50 वंस आए हैं। इस बात से क्या पता चलता है कि डी का मुश्किल है। फिर क्या होता है वो हमारे पढ़ाई में है। अगर बी को हटा दिया तो ज्यादा बेइज्जती इस एमएलए की हुई है। क्यों? इन्होंने 1 दिया तो था किसी को, तो उसकी कोई कीमत नहीं है क्या? है। तो क्या करेंगे सर? बी को जब निकाल देंगे तो इन्होंने जहां 2 दिया है इसको 1 करेंगे, इसको 2 करेंगे, इसको 3 करेंगे, और फिर से गिनती होगी। फिर गिनती हुई, फिर गिनती होने के बाद पता चला कि भाई ए के इतने नहीं हो रहे, तो फिर यहां जहां जहां 1 दे रखा है, उसने जहां 2 दे रखा है, फिर उधर 1 होगा। तो पता है इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एमएलए ऑफ
गुजरात के वोट की कीमत कितनी है बच्चों? 146 और एमएलए ऑफ यूपी के वोट की कीमत कितनी है? 208. He or she is proportionally representing the people of Gujarat. Correct me if I am wrong. सही है? He or she is proportionally representing the people of उत्तर प्रदेश. तो पता है इस इलेक्शन को क्या कहते हैं? मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इनडायरेक्टली आप या मैं राष्ट्रपति को चुन रहे हैं कि नहीं. तो इस इनडायरेक्ट इलेक्शन को कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब प्रोपोर्शनली एवरी वोटर is being represented by the citizens of their constituency, but जब वो हट रहा है there is a concept of and it is single transferable vote का मतलब एक बार में एक ही ट्रांसफर होगा. 1 2 3 4 था, 1 चला गया, हट के 1 2 3. तो इसीलिए जब इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं इंडिया में तो उस इलेक्शन को हिंदुस्तान में बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, PRSSTV. पढ़ाते वक्त बहुत सारे लोग इतना लंबा नहीं बोल के ऐसा बोलने लग गए. PRSSTV के तहत होता है. तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम FPPS. तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तहत हिंदुस्तान में इनडायरेक्ट इलेक्शंस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होता है. समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? मुझे वर्ड्स में अभी पढ़ाना भी है. मुझे वर्ड्स में अभी पढ़ाना भी है. आप बात समझ गए क्या बोल रहा हूँ? उतना रॉकेट साइंस है नहीं. एक पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा सर? एक पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा सर? 2 ही बच जाएंगे कि इनको नंबर ऑफ वंस होंगे और इनको नंबर ऑफ टूज होंगे, और जितने इनको नंबर ऑफ वंस होंगे उसमें उस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा. यहाँ 1 है, 147 से, 208 से, जितने एमपी ने दिया है 700 700 700 700 700 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और इधर उनका टोटल आएगा. टोटल का मैजिक फिगर क्या है? 5,43,267. अर्धा कथा एक વધારે बराबर है ना. तो इसीलिए इंडिया में कोई फर्स्ट और फिर कोई सेकंड आते हैं. समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं आपको? ये रहा. आपको समझ में आना ही चाहिए नंबर सिस्टम. आप चाहें तो रामनाथ कोविंद जी से देख सकते हैं. रामनाथ कोविंद जी को 7,02,044 वोट मिले थे एंड मीरा कुमार जी को 367. टोटल कितना हो रहा है? 1085. हेलो 5 लाख. तो 2 लोग में बटा ना. तो फिर ये 65 क्या लिखा है? ये 65% है, क्योंकि 10,85,000 या 86,000 में से जिनको भी 7 लाख वोट मिलते हैं वो 65% ही होता है. आपको जितने सवाल पूछने आप पूछ सकते हैं. हाँ, ये प्रेसिडेंट हमेशा पार्टी से ही होते हैं और अब वही पढ़ा रहा हूं. जैसे 1 मिनट उसका सवाल का जवाब. जैसे होता क्या है सर? होता ये है कि जब प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाए, अभी 10 मिनट बाद पढ़ाना है बट एक बार कुछ बोल रहा हूँ. प्रेसिडेंट का पद 4 या 5 कारण से खाली होता है.
सबसे पहला, मैडम के 5 साल या सर के 5 साल पूरे हो गए, पद खाली थवानो है। सेकंड, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। थर्ड, इनका स्वर्गवास हो गया है। चौथा, इनको हटा दिया गया है। और एक भूल गया, बताया ना, स्वर्गवास हो गया है, हटा दिया गया है, टर्म पूरा हो गया है। पांच साल पूरे हो गए, रिजाइन कर दिया है, इम्पीच हो गए, डेथ हो गए। अच्छा, अदरवाइज मतलब किसी कारण से सही गलत काम में पकड़े गए, और वही वाला मैं भूल गया था, क्योंकि इंडिया में हुआ ही नहीं। नहीं, वो हटा दिया गया अलग होता है, इम्पीचमेंट आज पढ़ाना है। हाँ, मैं आऊँगा अभी पढ़ाने पे, पर अभी पहले उसके सवाल का जवाब देना है। कोई भी 5 कारण से ये राष्ट्रपति पद जो है अब ये खाली हो रहा है। तो होता क्या है, किसी एक्स आदमी या औरत को चुनते हैं और उनको 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स लगते हैं, और 100 लोग मिलके ये कहते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी, हम चाहते हैं कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से आप राष्ट्रपति पद की दावेदार बनिए। तो जब द्रौपदी मुर्मू जी के पास ये ऑफर जाता है, तो वो ऑफर उनको मोदी जी के कॉल से जाता है। वेरी ऑनेस्टली गाइस, पहले ही कैलकुलेशन से फाइनल हो गया होता है, कॉल करने के पहले ही, कि वो जीतेंगी या नहीं जीतेंगी। कैसे आप कैलकुलेट कर लो। एनडीए के 310 एमपी हैं, और फोन गया है मुर्मू जी को, तो मैडम भी तो इंटू 700 कैलकुलेट करेंगी ना। तो 2,10,000 वोट तो वही हो गए जो मैडम को आएंगे, और फिर टोटल 4,000 सवा 4,000 एमएलए हैं। तो उसमें वो देखेगी ना कि गुजरात में 150 एमएलए, 150 एमएलए गुजरात के, इंटू 150 लमसम, 15 जा 225, 22,500। तो गुजरात के वोट हो गए, बाकी ये हो गए। और भी जगहों पर बीजेपी की सरकार है, वहाँ के भी एमएलए वोट करने के लिए आएंगे। तो मेरा तो 50% से ज़्यादा पार हो ही रहा है। हाँ, मैं रेडी हूँ। 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स लगते हैं। ऐसे में ही इंडी अलायंस यशवंत सिन्हा जी को प्रपोज करते हैं उनके दावेदार बनने के लिए, और फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इनडायरेक्ट लेवल पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के कॉन्सेप्ट से लड़ा जाता है। सर, ऐसा मतलब बीजेपी का अगर कोई कैंडिडेट है तो बीजेपी वाले उसको वोट ना करके किसी और को भी तो वोट कर ही सकते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है कि बीजेपी का कोई कैंडिडेट है तो बीजेपी वाले उनको वोट ना करके किसी और को भी तो वोट कर ही सकते हैं। हाँ, ऐसा होता है दुनिया में। सीक्रेट बैलेट में किसी को नहीं पता चलता, फिर भी पता चल जाता है। कैसे? नहीं, कैसे? क्योंकि जिनको भी, एग्जाम्पल, अमित शाह साहब को ये दारोबदार दे रखा है कि तुम्हें बधु जोई लेजो कि वोटिंग एकदम सरखी रीते थाय ने आम ताम, तो उनको क्या मालूम होता है, हमारे इतने एमपी है, हमारे इतने एमएलए। तो द्रौपदी मुर्मू जी को 7,02,044 वोट मिलने चाहिए, वो जीत जाएंगी। पर खुदा ना खास्ता यहाँ पर 60% वोटिंग हुई और उनको 6,68,000 वोट मिले, मैडम जीत गई। अमित शाह का कंसर्न क्या होता है पता है? जब अपने बंदे इतने थे तो बाकी बंदों ने उधर वोट कैसे दे दिया। तो ये प्रॉब्लम होती है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि तुमने ये बात छेड़ी, इसीलिए आज से 4 दिन पहले जम्मू एंड कश्मीर में राज्यसभा के इलेक्शन थे। जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, ओमर अब्दुल्ला। राज्यसभा में जितनी सीटें उनकी है उसके हिसाब से सारे एमपी जो राज्यसभा में आने चाहिए थे जम्मू कश्मीर से, वो कंपलसरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही होने चाहिए थे। एक बीजेपी का जीत गया है, एक बीजेपी का
बीजेपी पार्टी के एक राज्यसभा के एमपी हो गए। तो जब नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले वोट कर रहे थे तो बीजेपी का जीता कैसे है जब इतने नंबर ही नहीं है। तो उमर अब्दुल्ला खुद बोल रहे हैं कि मुझे देखना पड़ेगा कि किसने बीजेपी में वोट दिया है। ये होता है, सीक्रेट बैलेट है ना राजा। तो बहुत सारे लोग ना उसका यूज करते हैं प्लस माइनस, ऐसा होता है। वी आर नॉट गोइंग इन टू दैट। वो करंट अफेयर में मजे के लिए पढ़ना जब इलेक्शन आएगा। पहले आप ये प्रैक्टिकल वाला सीखो कि जीतते कैसे और ये गणित क्या है, कि हमको किताब की हर बात समझ आनी। आपको ये बातें समझ आ रही है अब कि ये जैसे इनका टोटल मारेंगे तो फिक्स एक टोटल आएगा, वो बात समझ आ रही है। हाँ, जैसे ये परसेंटेज अभी कैलकुलेट करने बोल दे तो कैलकुलेट करके निकल जाएगा। कोई चाहता है मैं इनमें से कोई कैलकुलेट करके कोई भी नंबर के बारे में कुछ बात करूं? ओके, हाँ पार्टी से विप इशू करती है, हाँ, पार्टी जो विप इशू करता है, करती है, मुझे पता है, हाँ इससे भी करती है। हाँ, जैसे विप वही होता है। विप एक पद है जिसको क्या बोला जाता है, तुम देखना सब कुछ ठीक से चल रहा हो कि नहीं। तो उससे पता, आपको उससे पता चल जाता है कौन कहाँ कर रहा है। हाँ, तो उसे पता तब नहीं चलता है ना कौन कहाँ कर रहा है। जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है तब उसे पता चलता है कि किसने कहाँ किया, फिर वो पता करता है। तो विप की ये जिम्मेदारी होती है। इससे पता कैसे चलता है कि लास्ट में कि इस बंदे ने मिस्टेक की और से निकालते हैं तो नहीं, पता नहीं चलता है कि लास्ट में है। जैसे आज रिजल्ट आ गया और यही रिजल्ट आया तो रामनाथ कोविंद जी सब तैयार हो गए। सिर्फ एक विप ही होता है बीजेपी का जिसका ध्यान इस पे एग्जैक्ट होता है। चला मारा गणित में तो 7,04,000 होवा જોઈએ, आहू થઈ ગયું। तो अगर 2,000 वोट कम हैं या तो 3 एमपी 700 में बिके हैं या किसी राज्य के 2-5 एमएलए इधर उधर हुए हैं। अब ये कौन है, ये शपथ लेते हैं वो अपने काम पे कि पार्टी में अंदर किसी प्रकार का मनभेद कुछ हुआ है भाई। फिर वो राजनीति, गाइस हमको सब नहीं पढ़ना होता क्या तुम लोग? वो दे सकते हैं। नहीं, खुद कैसे वोट देंगे? खुद इसीलिए नहीं दे सकते कारण अभी तो पढ़ाना ही है, सिर्फ बता रहा हूं, फिर भी पढ़ाना है। जैसे आपको सारे पदों से रिजाइन करके राष्ट्रपति पद का दावेदार बनना होता है, तो आप खुद कैसे वोट करें? कोई एब्सेंट हो या तो कौन एब्सेंट? हाँ, इसमें कोई एब्सेंट हो तो खत्म, मतलब उसमें क्या लेना। अपनी कल बात हुई है भाई, पूरा का पूरा एक राज्य के एमएलए नहीं हो तो खत्म ना। जैसे अच्छे लेवल पर बात करते हैं, एग्जाम्पल जैसे गुजरात में उस वक्त लेजिस्लेटिव असेंबली अगर नहीं है तो गुजरात में कोई एमएलए नहीं है। गाइज 26,500 टोटल वोट कम आएंगे क्योंकि गुजरात के सारे एमएलए लोगों के टोटल वोट की कीमत कितनी है? 26,500। बात हुई है ना? 182 इंटू 147 करोगे तो 26,500 आएंगे। ये मैथ सीख गए ना तो भाषा सीख जाते हैं। बात कर सकते हैं आगे। अब जैसे मुझे वो इंग्लिश पढ़ने के लिए देना है, ये इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट है, सही है? तो ये एक पार्ट पढ़ना है पहले। यहां से जैसे ये तो देखा था ना, यही वो इंग्लिश है जो मैं अभी पढ़ा रहा था, पहला जो मैं मैथमेटिकल फॉर्म में पढ़ा है। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ 1 एमएलए, प्लीज मार्क वेरी क्लियरली, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली का वोट होता है। और अब आपको ये 1000 की वो तो समझ आ ही रहा होगा ना, क्योंकि यार आप 2-2.5-3 करोड़ को 180 से डिवाइड करते हो तो लाख में आंसर आएगा। तो
तो 1000 से डिवाइड करेंगे आबादी के हिसाब से तो नंबर मैथमेटिकली एकदम सीमित लेवल पर आएगा। सही है, आप प्लीज़ पढ़िए, क्योंकि इसके बाद एमपी वाला भी पढ़ना है। मुझे कैसे भी करके धीरे धीरे आपको इस लैंग्वेज से एक्लेमेटाइज कराना है। Okay with the English? Anybody has anything to ask? निशान जूम इन करना है और फाइन पीछे पूजा। आगे बढ़ सकता हूं? एनीबडी वॉन्ट्स मी टू वेट? जैसे इसी के बाद वाला पेज, ये टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी, इसमें 1000 जैसा कुछ नहीं आता और एग्जाम में पूछूंगा भी। और लोग को यही याद रहेगा 1000 तो था ही ना भाई, कैसे तुमने मल्टीप्लाई किया। ये उसकी इंग्लिश। ये बात आप समझ रहे, इलेक्टोरल कोटा में +1, बस एक वोट ज्यादा आना होता है तो काम हो जाता है। 2-3 चीजें आपको अपनी लक्ष्मीकांत पे मार्क करनी पड़ेगी गाइस। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, और यही जो मैं बात कर रहा था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और एक जो मैं बात कर रहा था, ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खाली गोला मार रहा हूं, सीक्रेट बैलेट। ये वो अंग्रेजी है जो आपको पढ़ना है। और एक और प्रेसिडेंट के इलेक्शन के वक्त, मतलब 2 फैक्ट बातें और बोर्ड पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के वक्त एग्जांपल ले रहा हूं कि भाई 1 अप्रैल को प्रेसिडेंट का चुनाव होकर खत्म हो गया, शपथ ग्रहण होने के बाद वो प्रेसिडेंट बन गए, और 1 नवंबर को किसी ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया, क्योंकि यही पढ़ना है कि उनको लेकर कोई भी केस अगर दर्ज होगा उस पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस में, तो वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही जाता है, उसके अलावा कोई इस काम को नहीं संभालेगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये खारिज कर दिया कि आज के बाद आप राष्ट्रपति नहीं है, आपसे किसी प्रकार की गलती हुई थी या कोई भी चुनाव में दिक्कत आ गई थी, तो इंग्लिश में यहाँ लिखा है कि इस दौरान लेकिन प्रेसिडेंट पद पर रहते हुए उन्होंने कार्यकारिणी में कोई भी प्रकार का ऐसा काम किया हो, तो वो काम और वो वाला डिसीजन खारिज नहीं होगा, उसका अमल चलेगा, क्योंकि जब वो पद पे थे तब उन्होंने इस काम को किया था ना, तो उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। यही नीचे लिखा है।
आप हैं साथ में? लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग may take a day or two. Anybody wants me to wait? ये बात लिखिए कि क्यों प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए और क्यों डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होना चाहिए। उसका एक डिबेट है, वो आप संभाल लीजिएगा, और फिर क्वालिफिकेशंस और इन सब चीज़ों पर बात करना है। फिर जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात मेरी तरफ से होकर ख़त्म हुई कि कौन कौन चुनाव का हिस्सा बनता है, कौन चुनाव का हिस्सा नहीं बनता है, किस तरीके से चुनाव होता है, एमएलए के वोट की गणित कैसे होती है, गुजरात उत्तर प्रदेश के एमएलए की वोट की कीमत क्यों अलग होती है, कब 1000 से डिवाइड करते हैं, इलेक्टेड एमएलएज ही इस काम को करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ लोकसभा और राज्यसभा अदर देन द नॉमिनेटेड मेंबर्स, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट की कीमत प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में सेम होती है। ये सब फैंसी अंग्रेजी में एग्ज़ाम में पूछते हैं। अंडरस्टैंडिंग बराबर हो तो काम हो जाता है। फेयर इनफ? ओके। जैसे अब हमको ना एक टैबुलर कॉलम बना के हमारे नोट मेकिंग में हमारे लाइफ को थोड़ा आसान बनाना पड़ेगा। जैसे सुनते हैं, जैसे फ्लो चार्ट के हिसाब से हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट के बाद गवर्नर, पीएम, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हाँ, अरे पद और चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जैसे मार्क्स ज़्यादा लाने के लिए सबसे सटीक तरीका, जिससे हमारे 40 से 50 पेज नोट मेकिंग में घट के 3 पेज में हो जाएंगे, उसमें से एक ये तरीका है। तो मैं अभी प्रेसिडेंट पढ़ा रहा हूँ तो पहले ये बात कर लेते हैं। जैसे हर एक के अभी हम 2 ही चीज़ों से लेकर बात करते हैं पढ़ने में, एक प्रेसिडेंट फिर एक वाइस प्रेसिडेंट। जैसे गाइज क्वालिफिकेशन में जैसे एक बार प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन देखिए। आपको प्रेसिडेंट की 4 क्वालिफिकेशन दिख रहे हैं। प्लीज़ उसी के साथ वाइस प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में भी क्वालिफिकेशन खोलिए।
दिख रहा है? हाँ श्रद्धा, दिख रहा है? बात करें। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। क्वालिफिकेशन में बच्चों लिखा है प्रेसिडेंट में सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 साल की उम्र होनी चाहिए, शुड बी ए मेंबर फॉर लोकसभा एंड शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। 4 लिखा है। तो वाइस प्रेसिडेंट में क्या लिखा है? शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड बी 35 साल की उम्र, राज्यसभा। मैं आपको किताब में गोला मार्क कराते हुए चलूंगा। तो नोट मेकिंग में क्या करना है, बोर्ड पे प्लीज। 1 2 3 पर LS लिखेंगे, 4 ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लिखेंगे। सही है? तो फिर वाइस प्रेसिडेंट में क्या करेंगे? 1 2 3 RS 4। तो बहुत लोग क्या करते, 1 2 3 पे खाली टिक कर देते हैं कि क्राइटेरिया ऑफ द क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट and the vice president for point number 1 2 and 4 is same, but for 3 president is Lok Sabha, vice president राज्यसभा। मेरी तरफ से लोकसभा पे गोला मार दीजिए और उधर राज्यसभा पे गोला मार दीजिए। सही है? ये वो आसान वाला पार्ट जो एग्जाम में गलती हो सकती है उसको ठीक करते हैं बोर्ड पे। जैसे प्लीज प्रेसिडेंट में नंबर ऑफ ओथ्स देखिए कितने हैं? 3। वाइस प्रेसिडेंट में कितने हैं? 2। थैंक यू। नंबर ऑफ ओथ्स इज 2। तो ओथ का फर्क है। जैसे एग्जाम में मैं खुद क्वेश्चन बनाऊंगा ही बनाऊंगा, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं बनाऊंगा। जैसे क्वेश्चन बनाते वक्त मैं ये लिखता हूं दैट इन द ओथ the president takes an oath to preserve, protect, defend and have true faith and allegiance to the Constitution of India. या फिर एक सेंटेंस बोलता हूं, the vice president takes an oath to preserve, protect and defend the Constitution. सुनने में कैसा लगता है? करता ही होगा। वाइस प्रेसिडेंट क्यों नहीं प्रोटेक्ट डिफेंड कर सकता है? आप अगर दोनों का ओथ देखेंगे तो दोनों के ओथ में भारी फर्क है। मैं रीड करता हूं प्रेसिडेंट का ओथ, आप प्लीज सुनिएगा। प्रेसिडेंट के ओथ में लिखा है टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस। प्रेसिडेंट इज समबडी हु इज गोइंग टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ एज वेल। ही विल डिवोट हिमसेल्फ इन सर्विस टू द वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ये प्रेसिडेंट ओथ लेते हैं। whereas वाइस प्रेसिडेंट ये बोलते हैं कि मैं ट्रू फेथ और एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रखूंगा। तो हमने पूछा भाई साहब लॉ क्यों नहीं? तो बोले क्लास में बताया नहीं थे क्या प्रीवियस लेक्चर में कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक्चुअली में अगर ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है, अगर ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है, तो राज्यसभा के सदन में एक चेयरमैन होते हैं, उन्हीं को राज्यसभा का चेयरमैन बोलते हैं। और बाय डिफॉल्ट राज्यसभा के चेयरमैन ही वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। एंड सेम केस में जो लोकसभा होते हैं उन्हीं लोकसभा के एक स्पीकर होते हैं। सदन के जो महोदय होते हैं उनको लोकसभा का स्पीकर बोलते हैं। तो लोकसभा के हेड उस टाइम पीरियड में लोकसभा के स्पीकर हैं, राज्यसभा के हेड राज्यसभा के चेयरमैन है, और राज्यसभा के चेयरमैन बाय डिफॉल्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। तो बोले कि सर उनसे मिलना हो ना वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से तो राज्यसभा जाना पड़ता है, वेराज ये दोनों जब यहाँ बैठे होते तो हमने कहा राष्ट्रपति से मिलना हो तो राष्ट्रपति भवन जाना पड़ता है, वो यहाँ नहीं मिलते, वो सदन का हिस्सा नहीं है। तो इसीलिए दोनों अलग अलग प्रकार की शपथ लेते हैं। इसीलिए दोनों अलग अलग प्रकार की शपथ लेते हैं और वो आपको एग्जाम के लिए याद रखना पड़ेगा। मैं चाह के भी उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। क्या करूंगा? बता दूंगा जो लिखा है फिर। सही बात है, क्योंकि ऐसे में ही प्राइम मिनिस्टर अलग टाइप की शपथ लेते हैं। आप उस चैप्टर में देखेंगे तो आपको दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं। ओके, सुनते हैं। ओथ एडमिनिस्टर्ड बाय मतलब अगर मैं राष्ट्रपति बना तो मुझे मैं कौशल बुक कौन दिलाएगा? हाँ
बराबर है। लोग सोचते प्राइम मिनिस्टर दिलाता है, लोग सोचते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाई? पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं चलो बात करेंगे कभी बाद में। अगर इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ दिलाते हैं तो इनको प्रेसिडेंट, क्यों पता है? वाइस प्रेसिडेंट है तो है ना प्रेसिडेंट तब ओथ दिलाने के लिए, तो इनको प्रेसिडेंट ओथ दिलाते हैं। तो आई हैव अ क्वेश्चन, इनको सीजेआई ओथ दिलाना था पर सीजेआई आईसीयू में चले गए। द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो लोग पूछते वो कैसे फाइनल होगा? अरे आज का ही तो दिन है। टुडे इन द करंट अफेयर्स द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज B.R. Gawai. What has he said yesterday? That the next Chief Justice of the Supreme Court of India will be सूर्यकांत। तो गवाई साहब ही बताएंगे ना कि मैं नहीं हूं तो सीनियर मोस्ट जज क्या है। अगर इस क्लास में कोई भी ऐसा बच्चा है बोले सर सूर्यकांत साहब भी नहीं है, तो भाई साहब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा 35 जज है, 32 34 ऐसा नंबर, एक तो प्लस माइनस हो सकता है। हाँ तो ये नहीं तो वो नहीं तो वो। अब ये मत बोलना सर 35 ये देश है ऐसा नहीं होता है। तो वो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हमको क्या पढ़ना है सर? ओथ कौन एडमिनिस्टर कराता है वो तो एग्जाम में आता ही है, पर वो ना हो तो किसको पद दे रखा है वो भी पढ़ना जरूरी होता है। तो ओथ इज एडमिनिस्टर्ड बाय, जैसे सेंटेंस ऑफ द ओथ्स, आप इधर चाहे तो चारों सेंटेंस लिख लीजिएगा, वो आपके नोट मेकिंग का हिस्सा है। आप चाहे तो इधर दोनों सेंटेंस लिख लीजिएगा, वो आपके नोट मेकिंग का हिस्सा है। आर यू विथ मी? राइट। अब जैसे टर्म ऑफ ऑफिस वो पढ़ेंगे, इनका टर्म ऑफ ऑफिस 5 साल का है, बराबर है। इनके भी एक टर्म ऑफ ऑफिस है, वो पढ़ेंगे। अभी हम प्रेसिडेंट पे फोकस कर रहे हैं। यही हमको टेबल बनाना है, जब 2 दिन बाद पढ़ाकर हो जाएगा तो आपका टेबल अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर अब मेरा क्वेश्चन, जैसे मुर्मू जी को रिजाइन करना है तो किनको देंगे लिख के? अपना राजीनामा किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को। क्यों? क्योंकि चीफ जस्टिस तो कोर्ट में होंगे, ये सदन और उसके आसपास मिलेंगे ना। वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। खाली पूछ रहा हूँ, जैसे वाइस प्रेसिडेंट ने लिया, ओ मैडम आप जा रहे हैं, तो अगला प्रेसिडेंट कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट। जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं चुना जाता है, जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं चुना जाता, जस्ट आस्किंग। वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है तो किसको देंगे? प्रेसिडेंट को। तो हमसे एग्जाम में क्या गलती होती है? यही वाली। ऐसे अभी तो पढ़ाया नहीं है पीएम, ऐसे आस्क इफ द पीएम वांट्स टू रिजाइन, वो किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को। पढ़ेंगे ना धीरे धीरे। यही सब किताबों में बहुत सारे चैप्टर फॉर्म में लिखे, तो अपने को सारे चैप्टर में से वो निकाल के 2 पेज पे टेबल बना लेना है। और लॉजिक से पढ़ाते हुए तो जाएंगे ही, सबका रोल बताते हुए ही जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि हमको पता ही नहीं चलेगा कि कौन प्रधानमंत्री है कौन क्या है, नहीं। वो तो सारा सेट करना ही पड़ेगा अपने को, बराबर। अब इसके बाद आता है रिमूवल प्रोसेस, और ये मेरे को पढ़ाना है, यही मेरे काम का है। सही है। अब जैसे एक बार प्रेसिडेंट का आप आंख घुमा लीजिए ना अपने बुक में कि एक के बाद एक। अच्छा, मुझे उसमें कुछ मार्क कराना है गाइज, मुझे उसमें कुछ मार्क कराना है। प्लीज आप मेरे साथ रहिए। क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट पे है आप मेरे साथ? उसमें राइट हैंड साइड पर देखिएगा प्लीज, द नॉमिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट में प्लीज मार्क 3rd लाइन, एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स, 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। नहीं मिले तो पूछिएगा प्लीज, बोर्ड पे भी दिख सकता है पीडीएफ में। एनीबडी वांट्स मी टू ओपन दैट? ये रहा।
50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स, 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। एक और खास बात, राष्ट्रपति के इलेक्शन में एनी नंबर ऑफ पीपल कैन बी अ पार्ट ऑफ द फ्रे। जब आप प्रपोजर और सेकेंडर आपको मिल जाते हैं और आप राष्ट्रपति पद के दावेदार हो जाते हैं तो आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट भी ली जाती है। और उस दौरान एक रूल है, अगर आप में से कोई भी 1/6 ऑफ द टोटल वोट्स अगर राष्ट्रपति के इलेक्शन में नहीं ला पाता, मान लीजिए ऐसे फैंसी सा बहुत ही डिफिकल्ट यूपीएससी क्वेश्चन पूछता हूँ, तो 1/6 ऑफ द टोटल वोट्स मतलब टोटल वोट्स कितने? हाँ, नंबर चाहिए। जैसे टोटल राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट कितने? 1086, लमसम 11 या 10,90,000। उसका 1/6 कितना होता है? 16.66% कितना है उसका? 1.6 लाख। थैंक यू। करीब करीब 1.5-2 लाख वोट होते हैं नंबर्स में राष्ट्रपति। आप समझ पा रहे हैं? मैं ये कह रहा था 10,86,000 अगर टोटल वोट है इंटू 1/6 अगर अपने लेते हैं तो कितना आता है? ऐसे ही लिख रहा हूँ। तो अगर आप राष्ट्रपति इलेक्शन लड़े और उस दौरान आपको 1.6 लाख वोट्स इन टोटल नंबर्स नहीं मिलते हैं तो आपने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रखी है वो कन्फिस्केट हो जाएगी, जब्त। फिर ये ओथ एंड अफर्मेशंस है, ये तो अपनी जगह सही है, इसमें आपको तीनों याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद वाले में एक दो खास, ये ओके? अरे ये गोला आता रहता है। ओके, इसमें एक दो चीजें, विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। दो बातें, वर्ल्ड के वन ऑफ द सबसे बड़े रेसिडेंशियल प्लेसेस जो है उसमें से एक प्लेस राष्ट्रपति भवन है। बिना भाड़े के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन में रहने मिलता है। लॉजिकली स्पीकिंग, अगर उसका भाड़ा ले लिए पगार में से, राष्ट्रपति क्या खाएंगे? और पगार बहुत स्वाभाविक सी बात है। या तो पगार कम से कम 5-10 करोड़ करो, फिर उसमें से काटो, या तो बिना भाड़े के पगार दो तो ठीक लगे, तो वही करते हैं। उनको भाड़ा नहीं भरना पड़ता है राष्ट्रपति भवन का। उसके अलावा उनके जो एमोल्यूमेंट्स होते हैं, गाड़ी, ड्राइवर, नौकर चाकर, फलना ढिमका, खाना पीना, ये सब जितनी भी चीज़ होती है पार्लियामेंट के बिल के तहत ये डिसाइड होता है। इट इज़ द पार्लियामेंट विच डिसाइड्स द एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस that will be given to the President of India. So the check and balance is maintained in the Parliament as to how much money will be spent behind the President of India. Fair? Fair? 50 सेकेंडर्स हम किसको बोलते हैं, उनको वर्ड का मीनिंग नहीं पता। 50 प्रपोजल 50 सेकेंडर्स जो है उसमें क्या होता है, 50 जो आगे चलते हैं और 50 जो पीछे बोल रहे हैं। हाँ, ये सही बोल रहे हैं, ऐसा वही सेकेंडर्स होते हैं। वो 50 से पूछते हैं और भी कोई है तुम्हारे जैसा जो चाहता है कि यही राष्ट्रपति बने, तो 50 पीछे, हाँ साहब हम भी हैं। अच्छा ठीक है, 100 लोग हैं तो फिर कर लो। ओके, फिर उनका पगार लिखा है, ध्यान मत दो, आगे बढ़ते हैं। ओके, बाकी मतलब ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर जैसे रेजिग्नेशन लेटर टू द वाइस प्रेसिडेंट, ये यहाँ मार्क कर लीजिएगा प्लीज़, ये आसान वाले पार्ट है। ओके, ये एक और चीज़, एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू दैट ऑफिस, वो भी ठीक है। और अब मुझे जो पढ़ाना है, ये कुछ कुछ वो टर्म्स जो हमको लक्ष्मीकांत में मार्क करना ही चाहिए, जैसे 5 इयर्स का इनका टर्म होता है, और अभी कुछ चीज़ें पढ़ानी है। इम्पीचमेंट पढ़ाना है तो फ्लो चार्ट बना के ही करा पाऊंगा, इतना अंग्रेजी नहीं लिखे।
इम्पीचमेंट पढ़ा सकता हूँ, ये आप घर पर पढ़ सकते हैं, रॉकेट साइंस नहीं होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, whenever we meet next for any lecture taking place, the first thing that you should do as a student is start asking doubts. That is only possible if you go home and read what is being taught. Otherwise, the preparation comes in doubt. You become doubtful. You start doubting me. आदमी तो ठीक है ना? Yourself and everything that is around. इम्पीचमेंट, बोर्ड पे पहले ज़बान से प्रोसीजर नहीं, बोर्ड पे ही पहले लिखते हैं। ओके, प्रेसिडेंट के लिए रिमूवल जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता, उनके लिए इम्पीचमेंट जैसे ठीक ठाक शब्दों का इस्तेमाल होता है। ओके, उनको इम्पीच करने के लिए बच्चों एक क्राइटेरिया है जिसमें लिखा है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्लीज आप बोर्ड पर देखते रहिएगा गाइस, प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ाने के लिए वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में किसी भी जगह पर डिफाइंड नहीं है। तो सर अगर उनको हटाना हो तो क्या करना पड़ेगा? बोर्ड पे जैसे बाय आइदर हाउस में क्या होगा सर? उस हाउस में टोटल साइन 1/4 ऑफ द मेंबर्स करेंगे एक डॉक्यूमेंट पे। मतलब सर, मतलब लोकसभा या राज्यसभा में से 545 अगर मैं लमसम फिगर लेता हूं तो 135, और अगर 250 लेता हूं तो 60 लोग। 60 लोग क्या करेंगे सर? इसी को ले ले क्लास को, जैसे इधर लोकसभा इधर राज्यसभा है। लोकसभा वाले बंदे में से अगर 135 बंदे स्पीकर महोदय के पास ये आकर बोलते हैं कि मैडम या सर, हमें ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने किसी भी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, तो हमारी ये इच्छा है कि इनको इम्पीच किया जाए। स्पीकर महोदय देखते हैं, भाई मुद्दा क्या है यार, क्या क्या क्राइटेरिया पे तुमने बोला, ये कैसे हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेट? अरे ये थोड़ी होता, डिफाइन नहीं, हमारे हिसाब से किया है। तो स्पीकर महोदय उस बात को ले लेते हैं दैट द बिल इज गोइंग टू बी प्रेजेंटेड इन द लोकसभा वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री विल फॉलो द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट, यू आर एंटाइटल्ड टू वोट। ऐसा इधर भी हो सकता है। अजीब सी बात यह है कि ये 250 में से जब 60 लोग आएंगे और जिनको जमा करेंगे वो खुद वाइस प्रेसिडेंट है। कि सर प्रेसिडेंट को हटाना है, हटा दो यार तो मेरा नंबर लग जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? उस अर्जी को खाली एक्सेप्ट किया जाता है। उस अर्जी को एक्सेप्ट कर लेने के बाद क्या होता है सर? वो अर्जी को सबसे पहले एक्सेप्ट करने के बाद प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म किया जाता है। 14 डेज का नोटिस दिया जाता है प्रेसिडेंट को। आई एम जस्ट राइटिंग, प्रेसिडेंट खुद को डिफेंड खुद कर सकते हैं। फोर्टीन डेज का नोटिस दिया जाता है कि आप ये देख लीजिए, आप पे ये आरोप है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है। किसने किया है सर? एग्जाम्पल ले रहे हैं अपने लोकसभा। तो जब उनको ये दिया जाता है तो वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए आते हैं। जब डिफेंड करने का प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है ये वो, तब उसके बाद वोट होता है हाउस में। हाउस में जब वोट होता है तो उसमें क्राइटेरिया है 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द हाउस हैज़ टू वोट विद अ यस फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। तो अगर फिर से लोकसभा में मैं टोटल 545 मेंबर ले लेता हूं गाइस, तो 360 मेंबर हाँ बोलने चाहिए उनके रिमूवल के लिए। अगर लोकसभा है और अगर 250 मेंबर लेता हूं तो 166 लोग ये बोलने चाहिए कि हाँ हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति अपने पद से हट जाए। आप हैं साथ में? अपने लोकसभा का एग्जाम्पल लेकर पढ़ रहे हैं। तो इस दौरान सबसे पहले, अच्छा
आइदर हाउस में जिस हाउस के 1/4 मेंबर्स ने इस प्रोसीजर को चालू किया था, वोटिंग का इनिशिएशन उसी हाउस से चालू होगा। तो अगर लोकसभा के 135 लोगों ने स्पीकर महोदय को यह बोला था कि इनको हटाना है, तो 14 दिन तक मेरे पास आया, फिर मैंने बोला कि अरे नहीं आप क्यों हटा रहे हैं भाई, मैं तो ठीक ही चल रहा हूं, ये वो, नहीं इसको हटा देने का है। तो उस केस में आपके सदन में पहले वोटिंग होगी 2/3 वोट से, मतलब कि 545 में से लमसम 360 वोटों से अगर ये सदन उस बिल को पास कर देगा तो वो बिल दूसरे सदन में आएगा। दूसरे सदन में जब वो बिल आएगा तो जो नेक्स्ट हाउस होगा बच्चों, उस हाउस में सिर्फ वोटिंग नहीं होगी, वो हाउस भी इन्वेस्टिगेट करेगा कि जो प्रेसिडेंट पर लांछन लगा है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या वो सही है। अगर उस दौरान बेकार है, कुछ भी बोलते लोकसभा वाले, प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं होंगे, पहली बात। दूसरी, लगता है घपला तो था, वोटिंग है। वोटिंग में ऐसा है कि आपने वोट किया और 150 लोगों ने ही हाँ बोला 250 में से, तो गोल्डन फिगर ऑफ 2/3 मेजोरिटी रीच नहीं हुआ, तो द बिल हैज नॉट बीन पास्ड फ्रॉम द सेकेंड हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सो अगेन द प्रेसिडेंट रिमेन्स not impeached. But if you investigate, you agree, and more than 166 or more than 166 votes in the House agree to a yes for the impeachment of the president, then the president of this country is said to be impeached. It has never happened in the history of this country. It has never happened in the history of this country. Fair? अगर नेक्स्ट वो इन्वेस्टिगेट्स, वो इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो नेक्स्ट हाउस है उसमें वोट करते हैं, वोट में अगर 2/3 मेजॉरिटी यस बोल देते हैं, तो मैं यहां लिख रहा हूं that the president of this country stands impeached. प्रोसीजर एक बार देख लीजिए। अब फोटो दिमाग में बननी चाहिए, जैसे हम लोगों का प्रीवियस लेक्चर में भी बात हुआ था, जैसे धीरे धीरे योर माइंड शुड स्टार्ट हैविंग दैट फोटो ऑफ द प्रोसेस। यहाँ जैसे यही अगर राज्यसभा स्टार्ट करता है तो ये पूरा प्रोसेस पहले इधर कंप्लीट होगा, फिर इधर आएगा, फिर ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, फिर जाएगा। सही है ना? नहीं, सुप्रीम कोर्ट कभी इन्वेस्टिगेट नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट तो सुनवाई करता है ना। और इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट अलग है, इसमें डायरेक्ट हटा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास तो ये बात जाती है कि वो जो इलेक्शन हुआ था ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में, उसमें इलेक्शन में घपला था, तो उसके वक्त प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है। इम्पीचमेंट के वक्त गाइस सुप्रीम कोर्ट में केस गया कहां है? इट्स अ परफेक्ट केस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। ये भी एक्चुअली क्वेश्चन बनता है, पार्लियामेंट में ही करेंगे ना राजा, जब बुलाए तुमको हम हैं तो हमारे सामने करोगे ना। इतना सन्नाटा जैसे आपको ही इम्पीच कर दिया। बताया ना, नो प्रेसिडेंट इन दिस कंट्री हैज एवर बीन इम्पीच्ड। इसमें दुखी होने की क्या बात है? फिर लक्ष्मीकांत पे जाना है मुझे। एक बार आँख घुमा लिया, आँख घुमा लिया।
गाइस, इम्पीचमेंट का प्रोसीजर यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा हुआ है, बराबर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो तीन चीज़ें, मतलब वो पूरा प्रोसीजर तो वहाँ लिख ही दिया है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है ही। जैसे यहाँ पर दिस प्रोसेस इज सेड टू बी क्वाजी जुडिशियल। क्वाजी जुडिशियल का मतलब क्या होता है? जैसे जुडिशर या जुडिशरी में वही इन्वेस्टिगेशन वगैरह मिला के जुडिशरी होता है, बट यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन है, इसमें इन्वेस्टिगेशन तो है ही, बट ये इन्वेस्टिगेटर्स के थ्रू नहीं किया जा रहा है। तो ये किसके थ्रू किया जा रहा है? लेजिस्लेटर्स के थ्रू। तो इसीलिए क्वाजी मतलब अर्ध, हाफ। दिस इज हाफ जुडिशियल, ये प्रोसीजर हाफ जुडिशियल। और वो जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, दैट इस प्रोसेस में द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ आइदर हाउस कैन पार्टिसिपेट इन द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ये बात हुई थी हमारी, पर तब जब बात हुई थी तब तरीका बहुत अलग था, अब तरीके में फ़र्क आ गया। तो रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट में स्वाभाविक सी बात है, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे, और उसी केस में लोकसभा और राज्यसभा के ही करेंगे। क्यों? स्टेट्स को इंक्लूड कर देंगे तो कम से कम 10-20 साल तो लग ही जाएंगे। कुछ राज्यों में तो झगड़ा हो जाएगा, नहीं नहीं हमारे राज्य के ऐसे कैसे इम्पीच कर, रिजल्ट ही नहीं आएगा, 5 साल निकल जाएंगे, टर्म खत्म, बढ़िया हो गया। सही है? कितना टाइम मिलता है impeachment? कितना टाइम मिलता है? ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है। टाइम फ्रेम क्यों नहीं है? आई लाइक द क्वेश्चन। टाइम फ्रेम क्यों नहीं है? भाई 20 दिन इन्वेस्टिगेट करे, 2 महीने इन्वेस्टिगेट करें, लेजिस्लेटर्स इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ना, तो अपने पब्लिक सर्विस में से टाइम निकाल के उस काम को कर रहे हैं ना, तो अपने एसओपी में इनको कितना भी टाइम लगेगा। होल्ड भी तो कर सकते हो। हाँ, अगर राज्यसभा से हो गया फिर लोकसभा में आया, but लोकसभा होल्ड भी तो कर सकती है। लोकसभा होल्ड कर सकती है ना, लोकसभा तो डायरेक्ट खारिज भी कर सकती है। बिल पास होकर आया, पढ़ा ना एक दिन बिल पास होकर आया, लोक राज्यसभा से लोकसभा है, लोकसभा में देखा रिमूवल ऑफ द एमपी, खत्म। मतलब ऐसे मैंने मजाक में बोल दिया, बट द स्पीकर विल नॉट टेक द बिल इनटू कंसिडरेशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर। बिल्स जब पढ़ाऊंगा तब ये बात थोड़ी और क्लियर हो जाएगी, 2 दिन लगेगा। This process has been initiated. This process has never been completed. You basically don't get these questions in the exam because ये कोई पॉपुलर चीज नहीं है जो इंडिया में होती है। आगे बढ़ सकता हूँ? ये वो शब्द होते हैं और वो फ्लो चार्ट होता है, वो पढ़ने का स्किल डेवलप करना पड़ेगा अपने को, बराबर। अब समझ आ रहा होगा क्या बात है? ओके, ये जो वो वैकेंसी वाली बात मैं कर रहा था, जैसे गाइस वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट्स ऑफिस 5 साल, रिजाइन। जैसे हम लोग जब हमारी बुक में अपडेट करते हैं, या हमारा जो नोट मेकिंग का तरीका है जो मैं बता रहा था, उसमें हम ऐसे ही रखते हैं। जैसे रिजाइन, तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, वीपी। रिमूवल बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, ये डन। डेथ, बराबर है। तो जैसे अदरवाइज अगर लिखा है व्हेन ही बिकम डिसक्वालिफाइड, ये वो, तो फिर हम लोग इधर SC लिख के छोड़ देते हैं, सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि अगर ही बिकम्स डिसक्वालिफाइड टू होल्ड द ऑफिसर व्हेन द इलेक्शन इज बीइंग डिक्लेयर्ड वॉइड, का मतलब ये होता है द केस गोज टू द सुप्रीम कोर्ट। इसी से हमारा जो पिछला डब्बे बना है उससे हमारा नोट मेकिंग हॉलिस्टिक होना चाहिए, और उसके अलावा हमारा जो किताब है वो भी हॉलिस्टिक होना चाहिए। चीज़ें कनेक्ट करने आनी चाहिए, तो थोड़ा रिकॉल वैल्यू बढ़िया रहता है। वो कुछ है नहीं रॉकेट साइंस, पेजेस करते चले जाएंगे तो वो छोटा होता चला जाएगा, अदरवाइज मुश्किलें बढ़ सकती है। हाँ कि ना? ओके, 2-3 बातें, जैसे पॉइंट नंबर 2, प्रेसिडेंट हूं मैंने आज रिजाइन कर दिया, बाय। तो मेरा क्वेश्चन, कौन बनेंगे? वाइस प्रेसिडेंट बिकम्स द प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट। थोड़े दिन उनको पगार वगार और ऐसे एमोल्यूमेंट्स भी प्रेसिडेंट वाली में, राष्ट्रपति भवन नहीं मिलता, पर एमोल्यूमेंट्स ये सब मिलता है। एक्टिंग प्रेसिडेंट है, प्लीज सुनिएगा। तो तब वो राज्यसभा के चेयरमैन तो रहे ही नहीं, वहां क्या होगा फिर? और सदन है, चल रहा है, फिर वहां क्या होगा? गाइस,
डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होते हैं, वो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा बनते हैं। और इनको क्या कहा जाता है उसके बाद, सर 6 महीने के अंदर अंदर प्रेसिडेंट जल्दी कीजिएगा, चुनना है। आपको क्यों बुलाया फिर प्रेसिडेंट बनने के लिए? पार्लियामेंट फ्रीज जाएगा, प्रेसिडेंट की साइन की लास्ट। संविधान में एक शब्द का यूज किया है, इंटररेग्नम। आपकी और मेरी भाषा में उसको बोलेंगे गैप। सर, इंटररेग्नम को अवॉइड करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री को एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री बनाया गया है। आप अपनी ड्यूटी पर वापस जाइएगा, 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति का इलेक्शन हो ही जाना चाहिए। ये हिंदुस्तान में रूल है, ये मार्क करने पड़ेंगे किताब में, जब भी घर जाके, यहाँ जो भी। अब ध्यान से मेरी बात, कुछ समझाना है गाइस। ऑन द एक्सपायर ऑफ हिज टर्म ऑफ हिज लिखा है, अनफेयर। हर भी तो है। सुनो ध्यान से, 5 साल जब पूरे हो जाते हैं कोई चैलेंज नहीं है। 5 साल जब पूरे हो जाते हैं कोई चैलेंज नहीं, क्योंकि उससे पहले नए राष्ट्रपति पद का चुनाव कर लेते, या फिर प्रीवियस स्लाइड में बात किया था, कंटिन्यू भी होता है बाय रेजिग्नेशन। वाइस प्रेसिडेंट टेक ओवर करते, इंटररेग्नम ना हो, 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कराना पड़ेगा। ऑन द रिमूवल बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, आज प्रेसिडेंट इम्पीच होते, या तो वाइस प्रेसिडेंट करते, या उसी वक्त पैरेलल लेवल पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आना। हुआ ही नहीं है कभी, तो ये मैं भी मनगढ़ंत ही बोल रहा हूँ। इंटररेग्नम नहीं होना चाहिए, तो किसी न किसी प्रकार का प्रावधान बनाना पड़ेगा। डेथ, हाँ, सेम डे वाइस प्रेसिडेंट। सर, ये इम्पीचमेंट जो प्रेसिडेंट का होता है, तो फिर टेम्पररी बेस पे वाइस प्रेसिडेंट को क्यों प्रेसिडेंट घोषित करते हैं? वो फिर परमानेंटली वो टाइम के लिए उनको क्यों नहीं लेते, दूसरे को क्यों लेना है फिर? मतलब ये प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कर, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का प्रोसेस चल रहा है, हाँ, वो हो गए, प्रेसिडेंट इम्पीच हो गए, हाँ, तो टेम्पररी बेस पे वाइस प्रेसिडेंट को लेंगे? ऐसा नहीं है, ये कभी हुआ नहीं है, इसीलिए कुछ भी बोल सकते हैं। 2 में से एक अपने मानते हैं कि होगा, या तो वाइस प्रेसिडेंट को बोलेंगे तमें थोड़ी दिवस में डेरो ने, या फिर जब प्रोसेस इम्पीचमेंट चालू है तो तभी हम राष्ट्रपति का चुनाव करके कुछ तो, पर हाँ, लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी हिंदुस्तान में अभी एक राष्ट्रपति है अपने पद पे, ही और शी इज नॉट इम्पीच्ड। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। नहीं, હું એવું પૂછું છું કે પ્રેસિડેન્ટને રિમૂવલ કરવાની જે પ્રોસેસ થાય અને કદાચ એકવાર રિમૂવ થઈ પણ જાય, તો ટેમ્પરરી બેસ પર આપણે વાઇસ પ્રેસિડેન્ટને લઈએ, એ ટાઈમ દરમિયાન આપણે કોઈ બીજા જે છે એનું મતલબ એને લેવા માટેની પ્રોસિજર કરીએ છીએ, તો એ કેમ કરવાનું? તમે કમ્પેરેટિવલી વાઇસ પ્રેસિડેન્ટને જ પ્રેસિડેન્ટ પછી 5 years કેનો જે બાકી नो 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 કેમ नो, ના લઈ શકાય? क्योंकि एक पद के लिए दूसरे को एक्टिंग प्रेसिडेंट बना। उनका क्वेश्चन क्या है कि जितना टर्म प्रेसिडेंट का बाकी है 2 साल 3 महीना, उनमें वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना दीजिए। जी नहीं, उसी को एक्टिंग बोलते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट पद के दावेदार अलग टाइप के होते हैं। एक खाली टेक्निकल बात बता रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट वाले में तुमने क्या क्राइटेरिया देखा था वाइस प्रेसिडेंट बनने? ही और शी शुड बी एलिजिबल फॉर अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। तो फिर तो प्रेसिडेंट बनने के लिए यू शुड बी एलिजिबल, तो फिर वो तो एक्टिंग प्रेसिडेंट ही रहेंगे। सही है? ओके, सो इंटररेग्नम विद इन 6। अच्छा, सो मैं क्या बता रहा था, टेन्योर तो इधर तो पहले ही ले लेते हैं, रेजिग्नेशन तो वीपी आता है, रिमूवल पता नहीं क्या होता है, डेथ वीपी आता है, अदरवाइज वीपी ही आएंगे। 6 महीने के अंदर अंदर इंटररेग्नम नहीं हो तब तक वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्ट टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द, जो आप बोल रहे हैं उनको नहीं मिलता, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट ही रहते हैं। एक और बात लिखा है यहीं पर कहीं पर, जिस दिन जैसे मान लीजिए कि एक प्रेसिडेंट आए, वो प्रेसिडेंट 2 साल 9 महीने तक थे, कुछ भी XYZ इन 5 में से हो गया, तो कितना टर्म बचा है? 2 साल 3 महीना। तो जो नए प्रेसिडेंट आएंगे ना, वो 0 से शुरू करेंगे 5 साल। हम लोग हाँ नहीं,
मैं क्वेश्चन भी बनाऊंगा और सोचने वाला सोच भी सकता है। हाँ, यहां होगा भी कहीं, ऐसा मैं नहीं जानता है ऐसा। हाँ, एक और एग्जाम के लिए, जैसे प्रेसिडेंट गए, वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, बच्चे 99% टिक करते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा बिकम्स द प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, it switches towards the chief justice, and when the chief justice is also not available, then the senior most judge of the supreme court. एक क्रूशियल क्वेश्चन होता है एग्जाम में, और इंस्टिंक्टिवली फिर आदमी को लगता है, जैसे सेंटेंस बनाते वक्त भी लगता है, दैट इफ द प्रेसिडेंट इज नॉट देयर देन द वाइस प्रेसिडेंट बिकम्स द प्रेसिडेंट, बट इफ द वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट देयर देन द डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट, क्या वो माइंड में हायरार्की वो होती है। फिर बोलता है कि जैसे इसी को इंग्लिश में क्वेश्चन बनाना और फैंसी, when the president is not there then the chairman of the Rajya Sabha becomes the president, and if the next sentence, if the chairman of the Rajya Sabha is not available to become the acting president then the deputy chairman of the Rajya Sabha becomes the, तो आदमी के हाथ बराबर है ना, एक के बाद दूसरा सिर्फ पूछ रहा हूँ, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्य सभा को प्रेसिडेंट क्यों नहीं बना सकते हैं? जवाब उतना सही नहीं है कि वो लोकसभा का पार्ट नहीं, राज्यसभा का पार्ट, क्योंकि वो एक एमपी है। तो पॉइंट नंबर 4 याद नहीं है क्या? ही और शी शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो 250 है ना, एक 249, उन्हीं में से तो एक है डेप्यूटी चेयरमैन जो अभी वहाँ बैठे हैं, वो नहीं होंगे तब आएंगे ना, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाना है पार्लियामेंट, आप समझ लीजिए। तो सर ऐसा हो सकता है कि वो पोस्ट पे जो हो उस पे रिजाइन करके दूसरी पोस्ट होल्ड कर सके, ऐसा हो सकता है? कौन? ये वाला आपने जो बताया कि भाई नहीं, नाम ले लेकर बात करना पड़ेगा, ये आदमी वो आदमी नहीं चलेगा भाई, क्योंकि बात ही बहुत बारीक है। डेप्यूटी चेयरमैन की बात कर रही हूँ कि जैसे कि ये क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं होता है और कौन सा क्राइटेरिया? नहीं भाई, सवाल इसमें बहुत लहजे से बनाने पड़ते हैं। हाँ, सेट करके पूछो। नहीं, क्योंकि जवाब में फर्क आ सकता है, और कोई बात नहीं है। सवाल के लिए तो मैं ओके हूँ, पर सवाल बढ़िया मतलब आर्टिकुलेट होना चाहिए। ओके ओके, नेक्स्ट लेक्चर पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट पढ़ेंगे ना फिर। हेलो, आप एक बार आँख घुमा लीजिएगा, अपनी किताब में सही जगह मार्क कर लीजिएगा, दिमाग में फ़ोटो बनाइएगा। टेबल बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। टेबल में कहीं खांचे छूट जाएंगे तो मैं भर दूंगा, पर स्टार्ट तो खुद करेंगे। कम से कम ओथ वोथ वाले वो मैच द फॉलोइंग वाली चीज़ें तो खुद करनी ही पड़ेगी, करनी भी चाहिए, नोट मेकिंग आसान हो जाएगी। आई एम ओपन टू क्वेश्चंस इफ एनी। रैंडम क्वेश्चंस इज ऑल्सो फाइन, आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चंस आर ऑल्सो फाइन। सर वो हमारे एरिया में जो एमएलए हैं वो भी चलेगा? हाँ, वो भी ठीक है, एरिया का एमएलए ही नहीं पता। क्वेश्चन था, इट मे साउंड सिली बट यस्टरडे के लेक्चर के बिहाफ पे हमने जो को आर्टिकल वाला देखा था कि भाई पहले प्रीएम्बल होता है, फिर आर्टिकल्स हो जाए और उसके नीचे वो स्केड्यूल्स है। तो उसमें बीच में आर्टिकल में ऐसा होता है कि इसका कुछ पार्ट जो है वो स्केड्यूल में आपको दिखेगा। तो सर ऐसा क्यों, मतलब वो उसका चेंज क्यों हो गया? वो चीज़ आर्टिकल में भी तो मेंशन हो सकती थी ना। जैसे क्या होता है कि विथ रेफरेंस टू करके, जैसे पता है बुक्स होती है जो लिखी जाती है, तो बुक के एंड में बिब्लियोग्राफी होती है। तो ये स्केड्यूल वो बिब्लियोग्राफी जैसा है, विथ रेफरेंस टू, क्योंकि हर चीज़ में बीच बीच में सारी बातें इलेबोरेट करके नहीं लिखी जा सकती, वो रेफरेंसेस क्रिएट करने पड़ते हैं बुक्स में, इस वजह से। एंड आई प्रॉमिस कि जिस दिन स्केड्यूल पढ़ाना शुरू करूंगा उस दिन उसके लॉजिक सही से सेट कर दूंगा।
आज तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने आर्टिकल्स भी पढ़ाना शुरू नहीं किया है या नंबर्स, और मैं तो बहुत कम आर्टिकल नंबर यूज़ करके बात करता हूँ। पहले तो मैं वर्किंग ही पढ़ाना पसंद करता हूँ, फिर उसके बाद बहुत ईजी होता है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल नंबर दिस, तो बच्चा हाँ आप ठीक है, नहीं तो पढ़ाना स्टार्ट करें अकॉर्डिंग टू आर्टिकल दिस द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, आधा माथा वहीं भारी हो जाता है कि ये नंबर वंबर चालू कर दिए। आई एम प्लानिंग टू अवॉइड दैट पार्ट।